सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत के खिलाफ एक होने वाली ऑपोजिशन आज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई है। 3 दिन तक एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने के बाद चौथे दिन जब सीज फायर हुआ तो लग रहा था कि 4 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग तक ये मामला ठंडा हो गया है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का इरादा कुछ और ही था। 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को याद दिलाया था कि पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ था कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की होगी, जिस पर आसिफ जरदारी ने तमाम मामलात मिलकर हल करने पर इत्तेफाक भी किया था। पीडीएम का यह इत्तेफाक तो काम ना आया, लेकिन बिलावल की सिराजुल हक से हुई मुलाकात और उसमें हुआ इत्तेफाक जरूर काम आया। एएनपी और आजाद उम्मीदवारों के साथ भी पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक काम आया, और सबसे ज्यादा हैरान कुन इत्तेहाद और इत्तेफाक हुकूमत की इत्तेहादी जमात यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ काम आया, और इस इत्तेहाद पर नून लीग को सबसे ज्यादा एतराज है। पीपल्स पार्टी ने आज एक बार फिर पीडीएम के साथ वही किया जिसमें सियासी फायदा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का हुआ। चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट की सीट पर तो ना बैठ सके, मगर पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की सीट पर बिठाने में जरूर कामयाब हो गई है, और इसके लिए पीडीएम से बाहर की और हुकूमत के अंदर की जमात की मदद भी ले ली गई है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पड़ने वाली दरार मजीद गहरी हो गई है, और लगता यही है कि अब नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ चलना मुश्किल हो गया है। नून लीग यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने पर मायूसी का इजहार कर रही है, दुख का इजहार कर रही है। एहसन इकबाल ये कहते हैं कि पीपल्स नाम से पीडीएम इत्तेहाद को धचका लगा है। आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कैसे रद्द-ए-अमल दिया, ये देखिए। को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए तो इससे पीडीएम के मकासद, पीडीएम की जदोजहद और यकीनन ऑपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। और एहसन इकबाल यहीं रुके नहीं, बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की और कहा कि जिन सेनेटर्स की तायद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पर वोट देते हैं। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सेनेटर्स जिनकी तायद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, मैं नहीं कहता, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। एहसन इकबाल थोड़े नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने शिकवा किया कि अगर पीपल्स पार्टी के लिए ऑपोजिशन का ओहदा इतना ही जरूरी था तो वो अपनी मजबूरी मियां नवाज शरीफ को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये ओहदा दे देते, लेकिन पीडीएम को एतमाद में लिए बगैर इस तरह का इकदाम इंतहाई नामुनासिब है। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, ये भी सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और एहसन इकबाल दुखी सिर्फ पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी से नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें दुख पहुंचा है कि किस तरह अवामी नेशनल पार्टी ने पीडीएम की जमातों के इस फैसले के खिलाफ यकतरफा तौर पर फैसला किया है। अवामी नेशनल पार्टी से उन्होंने कैसे शिकवा किया, ये भी देख लीजिए। दुख पहुंचा है कि एएनपी ने भी पीडीएम की जमातों के इस फैसले के खिलाफ यकतरफा तौर पे फैसला किया है, तो यकीनन हम ये सवालात पीडीएम के अगले इजलास में ज़रूर उठाएंगे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बाद भी एहसन इकबाल पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई पुरुमीद है। उन्होंने कहा कि पीडीएम का मंशूर जिंदा है, और जिस किसी ने भी पीडीएम के मकासद के साथ बेवफाई की है उसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा कि शायद वो तसव्वुर भी ना कर सके। ये भी देखिए उन्होंने क्या कहा। तो हमारा मंशूर है वो जिंदा है। जिसने भी पीडीएम के अगराज व मकासद के साथ बेवफाई की, उसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा कि शायद उसे तसव्वुर भी नहीं है।
तो नून लीग का रद्द-ए-अमल, नून लीग की नाराज़ी, नून लीग का दुख, ये सबके सामने है। लेकिन आज मुंतखब होने वाले सेनेट के अपोजिशन लीडर यानी यूसुफ रजा गिलानी अब भी इसे पीडीएम की फतह करार दे रहे हैं और साथ ही नून लीग पर भी दबे लफ्जों में तनकीद कर रहे हैं कि जैसे कौमी असम्बली में अक्सरियत होने पर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, वैसे ही सेनेट में अक्सरियत होने पर अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का है, तो नून लीग को इस पर क्या तकलीफ है। यूसुफ रजा गिलानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन ख्यालात का इजहार किया, देखिए। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो नेशनल असेंबली में है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की है, तो इसलिए वो ऑफिस उनको जाना चाहिए। तो उस फार्मूला के तहत हमारे 21 वोट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया। तो अब भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ पीडीएम को, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। तो पीपल्स पार्टी के आज के इस कदम के बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सरकारी अपोजिशन करार दिया, जिस पर यूसुफ रजा गिलानी ने नून लीग को जवाब दिया और कहा कि अपोजिशन को सरकारी अपोजिशन कहना मुनासिब नहीं है, एक कदम की वजह से गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कैसे उन्होंने नून लीग को जवाब दिया, ये भी देखिए। ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, दो फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक़ नहीं है। जो दिलावर साहब हैं उनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रहा है। ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा और हमें पीडीएम को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ एक कदम की वजह से इस तरह की गलतफहमी पैदा नहीं होनी चाहिए। गिलानी साहब भी कह रहे थे कि ये भी पीडीएम की फतह है, पीपल्स पार्टी आज की सूरत को पीडीएम की फतह कर रही है, लेकिन नून लीग इस पर खासी नाराज़ है। और ज़ाहिर है जब नून लीग नाराज़ है तो मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम भी इस पर नाराज़ ही होगी, चूँकि इस वक्त महसूस ऐसा हो रहा है कि मौलाना साहब का झुकाव थोड़ा सा नून लीग की तरफ है। नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का मजीद मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज जिस तरह नून लीग इस कदम से नाराज़ हुई है, पहले तो इसकी वजह बुखारी साहब अचानक से आप लोगों ने ये 30 लोगों को अपनी तरफ करके दस्तखत करवा कर गिलानी साहब को नामजद करवा लिया, नून लीग को और पूरी पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया था इससे पहले आपने? देखिए, कुछ बातों की वजाहत तो गिलानी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और वो मीडिया के सामने है। और जहाँ तक तल्लक है हमारे 30 आदमियों का, हम ये समझते थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ गिलानी साहब हैं वो एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो उनका ये भी समझ लें कि आप उनका पास्ट इस किस्म का है कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं। वो एज ए स्पीकर भी उनकी कारकर्दगी सामने है, बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी अपोजिशन को भी वो साथ लेके चल रहे थे और अभी भी इनमें ये कैपेसिटी भी है कि वो तमाम अपोजिशन को साथ लेके चल सकते हैं, उनके पास सलाहियत भी है। नून लीग जिस आदमी को लेके आ रही थी वो फर्स्ट टाइमर पार्लियामेंट में आ रहे हैं और हमारी क़यादत ने कोशिश की नून लीग से गुफ्तगू करने की कि इस मामले में हम बैठ के मशावरत कर लें, लेकिन नून लीग ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। पीडीएम के अंदर से जो जमातें हैं उन्होंने प्रपोज़ किया कि गिलानी साहब अगर होते हैं तो हम गिलानी साहब को वोट करेंगे। हमें जमात इस्लामी ने भी कहा कि अगर गिलानी साहब कैंडिडेट है तो हम उनके लिए वोट करेंगे। तो हमारे पास 26 वोट थे अपने, 21 हमारे थे और 2 हमारे पास आ गए उसके एएनपी के। 2 आज़ाद मुंतखब थे सेनेटर्स जो फाटा से थे और वो ट्रेजरी बेंचेस को छोड़ के उन्होंने ऑप्ट किया कि हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। तो 4 सेनेटर वो हैं कि जिनको लीड दिलावर खान कर रहे हैं और ये चारों सेनेटर्स 2018 में जब इंतखाब हुआ था तो वो आज़ाद मुंतखब हुए थे। फिर ये उनकी अपनी ऑप्शन थी कि वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठें या वो अपोजिशन में बैठें। ये कानून आइन में कहीं दर्ज नहीं है, रूल्स में कहीं दर्ज नहीं है कि जो आज़ाद मुंतखब होके आए वो सारे अरसा अपना टर्न्योर इसी जगह ट्रेजरी बेंचेस को ऑप्शन करते तो वहीं बैठा रहे।
ये उसकी ऑप्शन है कि किस स्टेज पे वो ट्रेजरी पे बैठना चाहता है और किस स्टेज पे वो अपोजिशन की तरफ आना चाहता है। ये क्योंकि वो आज़ाद मुंतखब हो के आया, वो किसी जमात के प्लेटफॉर्म से नहीं आया, किसी जमात की जो पॉलिसीज़ हैं वो उस पर लागू नहीं होती, किसी जमात का आर्टिकल 63A जो है वो इन आज़ाद पे वो लागू नहीं होता। इसलिए हम समझते हैं कि 30 बंदों की स्ट्रेंथ थी हमारे पास और स्ट्रेंथ की बुनियाद पे सेनेट सेक्रेटरीट ने गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नोटिफाई कर दिया। तो लेकिन बुखारी साहब, ये पीपल्स पार्टी अपोजिशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में। ये ख्याल पीपल्स पार्टी को कब आया? जब गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए, जब अदालत से फैसला आ गया, उसके बाद ये ख्याल आया? चूँकि पहले तो ये तय हो चुका था PDM इजलास में कि ये सीट नून लीग के हिस्से में आएगी। नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये बिल्कुल गिलानी साहब जब PDM की मीटिंग थी उसमें यही 16 मार्च को जो थी मीटिंग, उसमें यही था कि इंतखाबात जो चेयरमैन के हो रहे हैं उस पर हमारी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। हमने ये फ़ैसला किया कि PDM ने एक मुश्तरका कैंडिडेट गिलानी साहब को बुलाया, बाकी 2 ऑफिसर्स के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, स्टीयरिंग कमेटी की एक स्मॉलर कमेटी बनाएगी। उसने फैसला करना था तो जो डिप्टी चेयरमैन थे JUI ने लिया, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन का फ़ैसला अभी ना करें, ये जो PDM की क़यादत है ये सरबराही इजलास पर बैठ के कर लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लिमानी रवायात के मुताबिक ये सीट हमारे पास आनी चाहिए, क्योंकि नून के पास ऑलरेडी नेशनल असेंबली भी उनके पास है, लीडर ऑफ अपोजिशन वो है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनके पास वो PAC की चेयरमैन भी वही हैं, उन्हीं के पास वो ऑफिस है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा क्योंकि सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसलिए हमें कंसिडर किया जाए, हमारी दरख्वास्त को सुना जाए और फिर फैसला किया जाए। लेकिन वो आगे पेशरफ्त ना हो सकी गुफ्तगू की, उसकी तरफ कुछ सर्दमोरी थी। तो फिर जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उन्होंने आके कहा कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, तो हम कैसे रिफ्यूज़ करते। 21 हमारे पास थी, जमात ने कहा वो आ गई, ANP भी PDM का हिस्सा थी, अगर PDM मुतफ़िका फ़ैसला होता तो ANP हमें क्यों वोट देती। इसलिए आप इसको ना समझें कि ये मुतफ़िका फ़ैसला था, कतन कोई ऐसा फ़ैसला नहीं। लेकिन भाई साहब, PDM की दीगर जमातों ने, बड़ी जमातों ने, खासतौर पर मौलाना साहब की जमात ने फिर क्यों आपको नहीं सपोर्ट किया? अभी तक उनका गिलानी साहब के हक़ में कोई ऐसा बयान नहीं आया। गिलानी साहब कौमी असम्बली में जब सेनेट इंतखाबात हुए तो वहाँ से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे, आज वो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सेनेट के अपोजिशन लीडर क्यों मुंतखब नहीं हुए? देखिए जी, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया और हमारा जो चार्टर था जो 20 सितंबर का और जो हमारा एक्शन प्लान था, ये तयशुदा बात है। ये सारे सरबराहान जो हैं PDM की जमातों के, ये सिग्नेटरी हैं कि कंसेंसस से फैसले होंगे। जब कंसेंसस नहीं बन सका तो ऑब्वियसली हम ये इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते थे। तो बुखारी साहब, अब PDM की जो 2 सबसे बड़ी जमातें हैं ज़ाहिर है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और अगर ये इत्तेहाद इनका आप दोनों जमातों का कायम रहेगा तभी PDM मजबूती के साथ आगे चल सकेगी। आज एहसन इकबाल साहब का बयान आपने भी सुना होगा, अभी हमने भी चलाया, कि वो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के लिए ओहदा ये सीट इतनी नागुज़ीर थी तो आप अपनी मजबूरी मियाँ नवाज शरीफ को बता देते, वो ओहदा वैसे ही आपको दे देते। तो अब ये आपकी इत्तेहादी जमात तो बहुत आपसे नाराज़ दिखाई दे रही है। देखिए, हमें कोई ज़्यादा मजबूरी है, इतना अहम नहीं था ओहदा लेना हमारे लिए, लेकिन एहसन इकबाल साहब काबिल एहतराम है, वो अपनी क़यादत से ज़रा पूछ लें, इसहाक डार साहब से पूछ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मौलाना साहब से और मियाँ नवाज शरीफ साहब से रजू किया कि नहीं किया, तो फिर वो इस किस्म की बात कर सकते हैं उनका हक़ में जाने में। लेकिन बुखारी साहब, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, PDM की तहरीक आगे चल रही है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफात ऐसा लग रहा है कि अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर पहले इस्तीफ़ों वाले मामले पर डेडलॉक था, सेनेट में कौमी असम्बली और पंजाब में अदम एतमाद लाने पर नून लीग तैयार नहीं थी, पीपल्स पार्टी की वो तजवीज़ थी, अब ये मामला अपोजिशन लीडर का सेनेट वाला भी आ गया है। तो ये इस तरह आपका इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा? दोनों जमातें PDM में एक साथ चल सकेंगी मुस्तकबिल में? बिल्कुल रहेंगी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो था ये उस एक्शन प्लान का, लीडर ऑफ अपोजिशन का और चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन का
ये कोई जिक्र नहीं है उसमें एक ही था कि इस नायल हुकूमत से हमने कैसे निजात चाहनी है और इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कैसे कायम करनी है। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो माजी है वो सब के सामने है और नून ने भी इसके लिए अपनी सेक्रीफाइस की, बाकी जमातों ने भी सेक्रीफाइस की। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि इस हुकूमत से निजात कैसे चाहेंगे और मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और जो जितने भी स्टेट ऑर्गन्स हैं वो आइन के ताबे हैं और वो जितनी भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जो आइन ने उनको दिए हैं उसमें रह के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुग़ैर साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी ये सियासी फतवात एक के बाद एक हासिल करती जा रही है, पहले गिलानी साहब को सेनेटर बनवाया, अब लीडर ऑफ अपोजिशन भी मुंतखब करवा लिया, तो इस्तीफ़ों वाले मामले पर लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के मौक़िफ़ पर आएगी और पीडीएम की दीगर जमातें अपने इस्तीफ़े वाले मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। तो अगर सीसी से इस्तीफ़े ना देने का फैसला आता है तो फिर पीडीएम पीपल्स पार्टी से अलहदा रहकर अपनी तहरीक चलाएगी या पीपल्स पार्टी बगैर इस्तीफ़े दिए उसका पार्ट रहेगी, फिर ये बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। अभी हमारी जो सीसी की मीटिंग है 4 अप्रैल को, ये उसमें डिसीजन आएगा। उसमें क्या डिसीजन आएगा मेरे इल्म में नहीं, आपके इल्म में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम बैठेंगे डिस्कशन होगी तो जो सीसी के बारे में डिसीजन होगा हम पीडीएम की क़यादत के पास लेके जाएंगे, सरबराही इजलास में लेके जाएंगे और वहाँ बैठ के डिसीजन हो जाएंगे। लेकिन बुग़ैर साहब, जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं, जिस तरह आप सियासी तौर पर फ़ायदा पीपल्स पार्टी को इस तरीके से हो रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त कुछ लूज़ करना चाहेगी। सिंध गवर्नमेंट आपकी है, गिलानी साहब आपके एक सीनियर रहनुमा, आप सेनेटर बन चुके, लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके, तो फिर इस्तीफ़ा वाले मामले पर पीडीएम आपको मजबूर कर नहीं पाएगी ऐसा लग रहा है। तो पीडीएम को ही घुटने टेकने पड़ेंगे पीपल्स पार्टी के आगे। हम कतन हम पीडीएम में इसलिए नहीं है कि हम किसी जमात के या किसी सरबराह के घुटने टेकवाएं, लेकिन मेरा एक ज़ाती सवाल है, वो सवाल पीडीएम की क़यादत से है कि आप ज़रूर इस्तीफ़ों की बात करते हैं, लेकिन इस्तीफ़ों के कॉन्सिक्वेंसेस को भी डिस्कस कर लें कि इस्तीफ़ों के बाद आया इस असम्बली का वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आइंदा इंतखाबात कैसे होंगे, वो कौन इंश्योर करेगा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, वो कौन सी फोर्सेस है जो इलेक्शंस करवाएंगी। अगर डिज़ोल्व नहीं होती तो बाई इलेक्शंस होंगे तो फिर पीडीएम की क्या स्ट्रेटजी होगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्तीफ़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तीफ़ों से की कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। मैं समझता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुग़ैर साहब, ये डिस्कस क्यों नहीं हो रहा और ये जो आखिरी इजलास हुआ सरबराही इजलास पीडीएम का, उसमें ये इस्तीफ़ों की तजवीज़ आखिर आई कहाँ से? गिलानी साहब ने भी आज कहा कि ये उस मीटिंग में हमारे लिए एक नई तजवीज़ थी, इससे पहले उस तजवीज़ पर नई डिटेल में बात हुई थी। तो फिर अचानक से किसका आइडिया था, ये किसने आगे फॉरवर्ड किया और पीडीएम में फिर ये इतना बुनियादी नुक्ता बन गया कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के दरमियान एक वक्ती सही एक खलीज पैदा हो गई। किसकी तजवीज़, ये कहाँ से आई सामने? ये देखिए, आप खुद मीडिया से आप हैं, आपकी वाबस्तगी है, बड़े सीनियर आदमी हैं, कि ये जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई, सरबराह इजलास हुआ, उससे 2 दिन कबल मौलाना साहब ने भी एक बयान जारी किया और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी बयान जारी किया। तो हमने कहा ये जब हमने 26 मार्च की डेट दी मौलाना साहब ने, उस वक्त तो इस्तीफ़ों की बात नहीं थी कि हम लॉन्ग मार्च करके जाएंगे और इस्लामाबाद में जाके हम इस्तीफ़े जो है वो दे देंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि ये अब नई सिचुएशन सामने आई है, इसको हमारी जमात डिस्कस करेगी, हम अपनी सीसी में लेके जाएंगे और फिर हम आपके पास आएंगे। सही। और अब अगर ये लॉन्ग मार्च की नई तारीख अनाउंस होती है, वो चाहे ईद के बाद होता है, तो वो इस्तीफ़ों के बगैर ज़्यादा मौसर साबित होगा, या जैसे मौलाना साहब और मरियम साहिबा ये चाहते हैं, पीडीएम की दीगर जमातें चाहती हैं कि इस्तीफ़ों के साथ उस लॉन्ग मार्च को करें तो उसका ज़्यादा असर होगा। तो क्या है पीपल्स पार्टी की सोच, इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जिस सीक्वेंस से हमने फैसले किए थे ना 20 सितंबर को, हम उसी सीक्वेंस से चलना चाहते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन बी इस्तेमाल हो सकता है। उससे पहले के जो ऑप्शन थे आप क्यों उसके पावर कर रहे हैं उनको, लॉन्ग मार्च को क्यों उसके पावर किया जाए, जो तयशुदा बात है, नो कॉन्फिडेंस को क्यों उसके पावर किया जाए। इसलिए उसी सीक्वेंस में हम चलना चाहते हैं और हम समझते हैं कि जो हमारी सीसी का डिसीजन होगा वो हम पीडीएम की क़यादत के सामने रखेंगे। पहला भी हमारा सीसी का डिसीजन जो 29 दिसंबर का हमने पीडीएम की क़यादत के सामने रखा और पीडीएम ने
हमारी तजवीज़ को माना और उसके मुताबिक अमल भी किया। बाई इलेक्शन भी लड़े, सेनेट का इलेक्शन भी लड़े। अगर सेनेट में हम ना जाते तो 2/3 मेजॉरिटी होती मौजूदा हुक्मरानों के पास, वो और आइन में जो अमेंडमेंट करना चाहते वो कर सकते थे। वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते थे वो आ सकता था। लेकिन ये तो पॉलिटिकल विजन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की। हम शुक्रगुजार हैं पीडीएम की क़यादत के कि उन्होंने हमारी तजवीज़ को कबूल किया। लेकिन बुग़ाई साहब, ये 20 सितंबर वाली सीक्वेंस को डिस्टर्ब और ये तो सिर्फ मौलाना साहब खुद जो पीडीएम के सरबराह हैं वो ही कर रहे हैं ना। उन्होंने ही कहा कि ये इस्तीफ़ों का कोई लास्ट ऑप्शन नहीं था, कहीं नहीं लिखा, कोई एटम बॉम्ब नहीं था, इसको जब चाहे मर्जी के तहत इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये उस सीक्वेंस को तो सिर्फ वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और मरियम साहबा उनकी हिमायत कर रही हैं। तो ये आपके लिए बड़ा टफ है कि उन दोनों को मनाएं और उस सीक्वेंस पर वापस लेके आए। आप कैसे लेके आएंगे फिर उनको? देखिए जी, वो तो खैर देखिए, आप एक बात देखिए ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग रहता होता है और हमारा जो मौक़िफ़ है इस पर, हम को क्रिकेट का मैच को 2020 तो नहीं खेल रहे कि ये वो इतना विकेट उड़ गई तो मैच गया हार गया। ये पॉलिटिक्स इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इख्तलाफात आते भी हैं, इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं, इश्यूज़ रिजॉल्व भी होते हैं। तो फॉर गॉड सेक इसको कोई वनडे का मैच और ये हॉकी का मैच ना समझे इसको। तो ये डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस को ओवरकम किया जाता है। तो बुग़ाई साहब, ये तहरीक के आगाज़ में जो फिर डेट्स दी जा रही थी, ये 31 दिसंबर को खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी, 31 जनवरी तक इस्तीफ़े दे दें, तो फिर वो सिर्फ वो सियासी बयानात, सियासी डेट्स थी। फिर ये 5 साल मनसूबाबंदी के तहत ये तहरीक चल रही है जिसमें अभी डायलॉग का वक्त है, कभी कोई रूठेगा फिर उसको मनाया जाएगा, फिर एक खलीज पैदा होगी, फिर फासले ख़त्म होंगे। तो ये अभी सालों साल ये तहरीक चल रही है, इसका मतलब? देखिए, तहरीकें मुस्तकिल चलती भी रहती हैं और अपोजिशन अपना मौक़िफ़ सामने रखती भी है और तहरीकों का आउटकम एक दिन में नहीं निकलता। जो इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं उनको गिवन सर्कमस्टांसेस में हल करने की कोशिश की जाती है। और आप ये क्यों तवक्को करके बैठे हैं कि ये जो हमने डेट्स दी थी ये कोई कुरानी सहीफ़ा तो नहीं था, उसमें डेविएशन होती है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि आइन में है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे अगर असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर अपनी टर्म पूरी 60 डेज़ होगी तो बाज़ का इसको आप डिले कर देते हैं। तो बुग़ाई साहब, इसका मतलब इस वक्त पीपल्स पार्टी की सोच क्या है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, ना मेजर करे? क्योंकि अगर ये तहरीक 2-2.5 साल और चलती रहती है, 1-1.5 साल भी चलती है, तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बहुत करीब आ जाएगी। हमारी कोशिश ये है और हमारी कोशिश पीडीएम की क़यादत के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ है कि जितना जल्द हो सके इस हुकूमत से आवाम को निजात दिलवाई जाए। तो बुग़ाई साहब, उसके लिए तो फिर इत्तेहाद का होना बड़ा ज़रूरी है ना, उसके लिए तो कंसेंसस के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। अगर इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने वाले बयानात आते रहेंगे या एक दूसरे को एतमाद में लिए बगैर इस तरह के इक़दाम उठाए जाते रहेंगे, तो फिर मकसद कैसे हासिल होगा? देखिए, ये मकसद तो हम हासिल करने के लिए मुतहद भी हैं और हम पाबंद हैं पीडीएम के। लेकिन आप ये सवाल क्यों नहीं करते पीडीएम की जिन जमातों से रेजिग्नेशन की बात करती हैं, तो वो सीक्वेंस वो जो है उसका नो कॉन्फिडेंस का, उस पर क्यों नहीं आ पाते? पंजाब में नो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आसानी से हो सकता है, वहाँ पे डिफरेंस जो ट्रेजरी बेंचेस का और अपोजिशन का वो बड़ा कम है। आप ये सवाल उनसे आप क्यों नहीं करते? बुग़ाई साहब, ये कि जब ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके आप तमाम सेक्रेटरी हैं, इस ऑप्शन पे कन्विंस करना, एक्सरसाइज करते हैं, ये चूंकि आपकी बड़ी अहम तजवीज़ है और इस पे कन्विंस करना तो पीपल्स पार्टी का काम है ना। जब पीपल्स पार्टी नहीं कन्विंस कर पा रही उनको, तो हमारे सवाल का वो क्या जवाब देंगे? नो कन्विंस करने की बात नहीं है, ये रिटन बात है, ये रिटन मुआहदा है और इस पर उनको अमल दरामद करना चाहिए। तो बुग़ाई साहब, क्यों नहीं कर रहे अमल दरामद? क्या इसमें कहीं उनका कोई सियासी नुकसान है? अगर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक आती है और कामयाब भी हो जाती है, बहुत चांसेस भी हैं इसके। हम ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन हम उनको ज़रूर परसुएट करेंगे कि जिस सीक्वेंस से हमने ये मुआहदे किए हैं उस मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए।
सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नईर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे कि जो रिटन मुआहिदा है पीडीएम की दीगर जमातों को, खासतौर पर नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम को ये चाहिए कि वो उन्हीं नुकात पर उसी सीक्वेंस के तहत अमल करें और उस सीक्वेंस को डिस्टर्ब ना करें। और मौलाना साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन कहीं नहीं लिखा था कि वो लास्ट ऑप्शन होगा और वो एटम बॉम्ब से ताबीर किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर जमातों का मौक़िफ़ भी इस पर जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले नैयर हुसैन बुखारी साहब बार बार ये इस्तार कर रहे थे कि जब भी आपके पास जमीयत उलमा इस्लाम या नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव आएँ तो आप उनसे पूछें कि जो 20 सितंबर का हमारा चार्टर था, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, उसकी तरतीब को क्यों ये लोग इस वक्त बिगाड़ना चाहते हैं और इस्तीफ़ों की बात पहले क्यों करते हैं। पंजाब में और कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने वाली बात पहले क्यों नहीं कर रहे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बुखारी साहब को भी ये शिकवा था कि हम आप लोगों से सवाल नहीं करते कि उस चार्टर को आप लोग क्यों तरतीब उसकी ख़राब कर रहे हैं। मौलाना साहब ये क्यों कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन नहीं था और अदम एतमाद बाद में लाएँ और इस्तीफ़े पहले दे दें, लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े होने चाहिए। तो हाफिज़ साहब अब क्या जवाब है पीपल्स पार्टी के लिए आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी और उसूली तौर पर तो बात यह है कि ये जितनी भी सवालात हैं, जितनी भी जवाबात हैं, जो भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है, पीपल्स पार्टी की हो या जिसकी भी, ये मीडिया पर उठाने की नहीं है, ये पीडीएम के इजलास में उठाने की है। बदकिस्मती ये है कि अभी 16 मार्च को जो मीटिंग हुई सरबराही इजलास, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब सारे, लेकिन अंदर की बातें बाहर निकल रही थी। जब पता चला इसी दौरानिए में कि आसिफ अली जरदारी साहब की बातें तो लाइव वहाँ चल रही है या कोई बताने वाला है, जो कुछ हम यहाँ कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब बिलखुसूस, ये तो बाहर सारी बातें चल रही है मीडिया पर। अब जो अंदर की बात है वो भी बाहर राज आउट हो जाती है, जो दियानत के ख़िलाफ़ है। जो बातें बाहर नहीं करनी चाहिए वो हम अंदर नहीं करते हैं, वो बाहर करते हैं। उसूली तौर पर तो ये तरीका ठीक नहीं है। फिर बिलखुसूस ज़िम्मेदार बड़ी पार्टियों के लिए, बिलखुसूस ऐसे फोरम पर जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफार्म से और नाम से बनाया गया है, जो आइन की, जमहूर की, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की जंग लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि इस्तीफ़ों की बात क्यों पहले की जाती है, वो तो आखिरी ऑप्शन है, आदमी इत्मीनान की बात क्यों नहीं की जाती है, वगैरह वगैरह। देखिए, 20 सितंबर का जो एलामिया है या उसके बाद 12 नुकात पर मुश्तमिल जो एलामिया है, उसमें हर इजलास में यही है कि जब पीडीएम की प्लेटफार्म ये महसूस करे कि अभी इस्तीफ़ा देने का वक्त आ चुका है, तो फिर पीडीएम की प्लेटफार्म सरबराही इजलास फैसला करेगी कि इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने हैं। यानी जब भी आदमी इत्मीनान की तहरीक की नौबत आएगी, सही, पीडीएम की क़यादत ने महसूस किया कि अभी आदमी इत्मीनान की तहरीक हम कामयाब कर सकते हैं, तो क़यादत फैसला करेगी। अगर क़यादत ने महसूस किया कि नहीं इस्तीफ़े देंगे, क़यादत ने महसूस किया, तो 16 मार्च से पहले भी यही बातें होती रही। और फिर 16 मार्च में तमाम पार्टियों ने, 9 पार्टियों ने बैक आवाज़, बैक वक्त एक मौक़िफ़ के साथ कहा कि लॉन्ग मार्च जब हम करेंगे तो उसका इख्तिताम इस्तीफ़ों पे होना चाहिए। ये एजेंडे पे ये बात आ गई। जब आ गई तो 9 पार्टियों ने महसूस किया कि ये वक्त है इस्तीफ़ा देने का। तो जब उन्होंने राय दी तो पीपल्स पार्टी ने इससे थोड़ी सी इख्तिलाफ राय का इजहार किया। फिर ये कहा उनकी क़यादत ने कि हमें इजाज़त दें कि एक नई सूरत हाल है, हम CAC में जाएंगे अपने पार्टी की, वहाँ फैसला करके फिर आपको बताएंगे। फिर 9 पार्टियों ने इत्तेफाक से उनको इजाज़त दी, जो कि उन्होंने 4 अप्रैल को अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया, वो फैसला करेंगे। तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब पीडीएम की क़यादत महसूस करे कि इस्तीफ़े कब देने, जब 16 मार्च को उन्होंने महसूस किया, 9 पार्टियों ने एक राय दी, पीपल्स पार्टी की इख्तिलाफ राय थी, बुनियादी तौर पर बात यह है, बात यह नहीं है कि इस्तीफ़ों पर
और पीडीएम की क़यादत यानी मौलाना साहब ने यह ऐलान भी कर दिया था कि वो इस्तीफ़े और 9 जमातें देना चाहती हैं, तो पीपल्स पार्टी ने उससे इख्तलाफ किया। अब आज जो कार्रवाई हुई है, गिलानी साहब को जिस तरह से सेनेट में अपोजिशन लीडर अपना उन्होंने इलेक्ट करवा लिया है, पीडीएम के इजलास में ये भी फैसला हुआ था कि वो सीट नून लीग की होगी, और अभी 2 रोज़ पहले मौलाना साहब और जरदारी साहब की जब बात हुई थी उसमें भी मिलजुल कर साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ था। फिर ये आज अचानक क्या हो गया? पीपल्स पार्टी अलग निकल गई, एएनपी भी उनके साथ निकल गई। ये पीडीएम क्या अब टूट फूट का शिकार हो रही है? ये इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म होता दिखाई दे रहा है? यही तो वो सवालात है, यही तो सवालात है जो कौम भी उठा रही है, मीडिया वाले भी उठा रही है, और जिसकी नुकसान पीडीएम को पहुंच रहा है। पीपल्स पार्टी को इसका बड़ा नुकसान होगा। आज आप सुनिए तमाम एनालिस्ट की, तमाम दानश्वर की जितनी भी लिखारी है, उनकी तज्ज़िये आप सुनिए, वो यही कहेंगे। और ट्विटर पर भी मेरे ख्याल में जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन हुआ है, यानी एज ए अपोजिशन लीडर, तो आपने आरा देखी होगी सोशल मीडिया पर, वो पीपल्स पार्टी के हक़ में नहीं जा रही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जब पीडीएम का हिस्सा है, और हम भी कहते हैं कि वो पीडीएम का हिस्सा है, वो भी कह रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा है, तो फिर पीडीएम का फैसला इस हवाले से क्या था? देखिए, मुझे पता है कि सरबराही इजलास जब हुआ तो उसमें यह फैसला हुआ कि हम एक कमेटी तश्कील देंगे, और उस कमेटी में हर पार्टी की जो 10 जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी। वो फैसला करेगी कि चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का और अपोजिशन लीडर का। शायद खाकान अब्बासी को उस कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया, उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी थी। आपको याद है फैसला यही हुआ, एएनपी के मियाँ इफ्तिखार साहब जो पीडीएम के सेक्रेटरी इत्तलात है, उन्होंने खुद आके ऐलान किया कि फैसला ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम का मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा, डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना हैदरी साहब मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा। जो ठीक है, तो ये फैसले हुए थे, लेकिन हाफिज साहब अब जाहिर है और अपोजिशन लीडर इन फैसलों का एहतराम नहीं कर रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम सेनेट में अपोजिशन में है, तो हमारा वो लीडर होना चाहिए था, और वो उन्होंने कर भी दिखाया। फारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, ये पीडीएम में अचानक ये हो क्या रहा है? पिछले 3-4 दिन से पहले से बयानात आ रहे थे, और आज तो पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन भी नामजद करवा लिया है। देखिए, वो मरियम की आप स्टेटमेंट चलाए ना, हा पीडीएम टूट गई, वही हुआ है। पीडीएम तो टूट गई है। पीडीएम के पल्ले क्या रह गया है? पीडीएम तो रुस्वा हो गई है, और जो हाथ इनके साथ हुआ है फजल रहमान साहब के साथ और मरियम सफदर साहबा के साथ, वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको नाहल कराने के लिए नवाज शरीफ ने ज़मीन व आसमान ने किया, उसी यूसुफ रज़ा गिलानी की शान में मरियम सफदर ने कसीदे पढ़े, उनको सेनेटर बनवाया ज़मीन व आसमान एक करके। आज वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, अपनी असल जगह पे पहुंच गए हैं। इन्होंने रोना धोना शुरू किया हुआ है, जाकर उनको हार चार पहनाएं, उनको मिठाई खिलाएं, वो इनके अपोजिशन लीडर बन गए हैं। और एक दूसरे को इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है, ये तो एक दूसरे को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने के अंदर लगे हुए हैं। वो मुंह में राम राम है, बगल में छुरी रखी हुई है, और एक दूसरे को रुस्वा करने के ऊपर लगे हुए हैं। पीडीएम के पल्ले तो कुछ रह ही नहीं गया। पीडीएम ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद हुआ, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, ना जरदारी साहब इस्तीफे देंगे। वो सारी सूरत हाल आए रोज इनके लिए एक नई जो है वो मुश्किलात दुश्वारियां सामने आ रही हैं। जिस तरह जैसा इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और पीडीएम से जो भी वेरीफाई करेगा आवाम उसको बख्शेगी नहीं। हम तो ये कहते हैं ना, वो पंजाबी में एक हमारी मिसाल मशहूर है कि ये आपस में डांग छोटा शुरू हो गया है इनका। ये हुकूमत को सिलेक्टेड कहते कहते एक दूसरे को इन्होंने सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों सिलेक्ट होके आए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम भी सिलेक्ट होके आए थे, उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ भी सिलेक्ट होके आए थे। ये हमेशा सिलेक्ट होके आते रहे हैं, एक दूसरे के जो है वो गंदे कपड़े चौकों के अंदर धो रहे हैं। पीडीएम ही काफी है, पीडीएम के लिए इनको किसी और के राब्ते थे पीपल्स पार्टी से, ये अचानक पीडीएम में साथ चलते चलते पीपल्स पार्टी ने अपना ट्रैक चेंज करने की कोशिश क्यों की है? देखिए, बात ये है, जब वो ये देख रहे हैं कि PMLN है, JUI है, वो सब अपने अपने मफादात की गेम कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी भी अपनी गेम कर रही है। यही तो वजह, हम ये कहते हैं 11 जमातें हैं, भानबंदी का कुंबा है, ना इनका नजरिया एक है, ना इनकी जुबान एक है। आपने देख ही लिया कि थोड़ी सी बात होती है तो एक दूसरे को ताने देना शुरू कर देते हैं। बिलावल कहते हैं लाहौर का 11 पार्टियों को 12 पार्टियां ना कर लें, चूंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी आज गिलानी साहब को वोट दिए।
देखें ये आगे मजीद पार्टियां आपको और नजर आएंगी, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और अभी तो पीडीएम ने जो अवाम का वक्त जाया किया इसके ऊपर इनको माफी मांग लेनी चाहिए। आगे इनका जहां जहां इन्होंने कदम लिया वहां वहां इनको रसवाई हुई है, शर्मिंदगी हुई है, और ये सारे का सारा मामला मरियम सफदर की सियासी नापुख्तगी है, उनकी जो है वो टू मच सियासी पॉलिटिकल एम्बिशियसनेस है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ज़रदारी ने उनको किस तरह टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके यूज किया है, और इन्होंने उनको घसीटना था लेकिन ज़रदारी ने इनको घसीट लिया है। वो पूरी कौम ने देख लिया है, और अब उसके अंदर जो इनके रोना धोना आंसू बहा रहे हैं ये बहाते रहेंगे बैठ के। इनको तो खुद मैं समझता हूँ कि अब जितनी शर्मिंदगी और अजीमत उठाना पड़ी है, अब मुझे नहीं समझ आती कि ये आगे किस तरह अपने मामलात को लेके चलेंगे। और आए रोज जितने ढटाई के साथ आके मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कोई और हो वो तो ऐसा ना कर सके, इतनी हिम्मत ढटाई की इनके अंदर ही है। ठीक है, तो हाफिज साहब अब ये बताइएगा कि ये क्या 2 रोज पहले ही मौलाना साहब ने ज़रदारी साहब से गुफ्तगू की थी, ये कहा था कि ये नापुख्ता सियासत बच्चों वाली, तो ये मरियम साहिबा, बिलावल साहब वाकई इस वक्त इमेच्योर सियासत कर रहे थे जिसका खमियाजा पीडीएम को आगे भुगतना पड़ेगा एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरह से बयानात आ रहे थे, फिर आज जो सबसे बढ़कर पीपल्स पार्टी ने कदम उठा लिया, अब इसके बाद क्या मुस्तकबिल है फिर पीडीएम का? देखिए, मैं एक बात अर्ज कर लूँ, ये जो फ़ारूक भाई ने जो सवालात उठाए कि खुद पीडीएम की जमातें एक सिमत पे नहीं है, एक पेज पे नहीं है, पीपल्स पार्टी का अपना क़िबला है और PMLN का अपना, ये 2-3 इश्यूज़ जो आए हैं, इसमें मेरे ख़्याल में पूरी कौम का जो पीडीएम पर एक एतमाद है, था और है और रहेगी, वो अपनी जगह पर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो अभी ये अपोजिशन लीडर के हवाले से जो कुछ किया, यानी देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर बन रहे थे वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, वो 10 जमाती जो पीडीएम है उसका कैंडिडेट था। बसत एहतराम बसत अदब हम सब बाकायदा कोशिश करते रहे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब और कामयाब हो गए। हमने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। जब बात आई चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर की, वो सूरत हाल भी मैंने आपको बता दी। लेकिन आज जो अपोजिशन लीडर की बात थी, मौलाना साहब जो पीडीएम के सदर है, उन्होंने भी कहा, BNP मैंगल ने भी कहा, महमूद खान साहब ने भी कहा, जितनी भी इत्तेहादी पार्टियां थी सब ने कहा कि फैसला यही है कि जो फैसला पीडीएम ने किया है अपोजिशन लीडर PMLN का होना चाहिए। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया ये पीडीएम का फैसला नहीं था, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। और फिर प्लस जो पीडीएम को नुकसान पहुँच रहा है, जो सवालात उठ रहे हैं, ये सवालात हम यहाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, न उठाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते पीपल्स पार्टी पर उठ रहे हैं या ANP पर भी उठ रहे हैं, चूंकि ANP के लोगों ने भी तो आएगा, उसमें हम सवाल गिलानी साहब को वोट दिए ना, तो ANP से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, पीडीएम के खिलाफ वो क्यों गए। मैं देखिए मेरे भाई बात ये है, ANP भी पीडीएम का ऐसा है, अगर उसने भी, अच्छा ANP आप खुद देखिए ना, मियाँ इफ्तिखार साहब बाकायदा सेक्रेटरी इत्तलात है पीडीएम का, ये फैसला उन्होंने अनाउंस किया जब खाकान अब्बासी साहब की सदारत में इजलास हुआ कमेटी की, उसमें अनाउंस किया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलानी साहब की शक्ल में, डिप्टी चेयरमैन हैदरी साहब की शक्ल में JUI का, और अपोजिशन लीडर PMLN का, ये मियाँ इफ्तिखार साहब ने किया। आज ANP का वोट भी वहाँ चला गया, यानी उसने भी साइन की एज अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो ये पीडीएम के फैसले की कतन सराहतन खिलाफ वर्जी है। अब इसका जवाब तलबी या इसका पूछना, सवाल उठना, ये पीडीएम के इजलास में होगा जरूर। ठीक है, पीडीएम के इजलास में तय होगा कि आगे पीपल्स पार्टी से और ANP से क्या सवालात, इनके क्या जवाब हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब, फ़ारूक हबीब साहब मौजूद थे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का आपने मौक़िफ़ जाना। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पर बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तेजी से फैलती लहर से भी ज्यादा तेज और खतरनाक एक और लहर है।
कोरोना से तो आप SOPs पर अमल करके, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर, खुद को घर तक महदूद करके किसी हद तक महफूज रह सकते हैं, लेकिन जिस लहर से मुतालिक हम आपको बता रहे हैं ये न सिर्फ इस वक्त शदीद है बल्कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा शदीद होने वाली है। कोई शख्स खा वो अमीर हो या गरीब इससे महफूज नहीं रह सकता। कोई दवा या वैक्सीन भी इससे नहीं बचा सकती। इससे मुतासरा कोई शख्स अगर अस्पताल का रुख कर ले तो इसका असर दुगना हो जाता है और हुकूमत भी किसी को इससे बचा नहीं सकती, क्योंकि इसको फैलाने में सबसे बुनियादी हाथ हुकूमत का ही है। ये लहर है महंगाई की लहर, जो अगले चंद दिनों में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और इसकी वजह यह है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ के नए कर्ज की मंजूरी के साथ कई नई शराइत भी लगा दी हैं और हुकूमत इन शराइत को मानने के लिए हमेशा की तरह मजबूर और बेबस है। अब सवाल यह है कि IMF शराइत के तहत कर्ज की वसूली पाकिस्तान में आम आदमी को कैसे मुतासिर करेगी। और एक आम मिडिल क्लास खानदान जिसके अफराद की तादाद 4 हो और वो कराची के एक फ्लैट में रहता हो, जिनका बिजली का बिल चंद महीने पहले 5 से 6 हज़ार रुपए आता हो, अभी अचानक 1-2 महीनों में बढ़कर 10 हज़ार रुपए तक जा पहुंचा है। कराची में मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ थोड़े बहुत बिल का बढ़ना तो समझ में आता है, लेकिन इसका दुगना हो जाना समझ से बाहर है। बिजली के बिलों में यह इजाफा मुल्क में महंगाई की शरह को भी बढ़ा रहा है और IMF की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी के बाद यह मजीद भी बढ़ सकती है, क्योंकि इस किस्त के लिए हुकूमत ने जिन शराइत पर रजामंदी जाहिर की है वो मुआशी माहिरीन के नज़दीक बहुत सख्त हैं। हुकूमत ने जिन शराइत पर रजामंदी जाहिर की है उनमें बिजली के शोबे में निर्खों को बढ़ाना और टैक्सेस पर छूट का खात्मा भी शामिल है। इकोनॉमी एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में इस महंगाई पर काबू पाने के लिए स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा कर सकता है, जो मुल्की माशी पैदावार को बुरी तरह मुतासिर करेगा और मसनूआत को महंगा करेगा। इस प्रोग्राम के तहत अब तक पाकिस्तान को 2 किस्तों में $1.5 अरब की रकम मौसूल हो चुकी थी और अब $50 करोड़ के बाद इस कर्जे से $2 अरब वसूल किए जाएंगे। तो ये पूरी सूरत हाल है। इसका आने वाले दिनों में महंगाई की लहर मजीद तेज हो सकती है। अब क्या ये हुकूमत की इकोनॉमिक टीम का फेलियर है? क्या हुकूमत मौशी पॉलिसियां बनाने में नाकाम हो गई है? IMF के सामने हुकूमत इतनी मजबूर क्यों है? ये तमाम सवाल रखते हैं। डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये आने वाले दिनों में अगले 3-4 माह में महंगाई का ग्राफ कितनी ऊपर जा सकता है? अब ये नए कर्ज की मंजूरी दी गई है, $50 करोड़ आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने हैं, लेकिन वो मिलते तो हैं, फिर उससे 2 गुना या 3 गुना पाकिस्तान को वापस भी करने हैं, तो उसका पूरा बोझ आवाम पर लाद दिया जाता है। बिजली के हवाले से बातचीत है वो मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो एक टाइम बम समझ लें, वो किसी वक्त भी फट सकता है और उसमें गलतियां ज्यादातर जो है वो हमारी अपनी। अब हमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन $5.90 फी यूनिट जो है वो बिजली की कीमत बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि बिजली की कीमत के अंदर हुकूमत को खसारा बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका जो मजमूई बोझ है वो तकरीबन 900 अरब रुपए का है और पाकिस्तान में जितने भी बिजली के सारिफ हैं उनका जो सालाना बिजली का बिल है वो सिर्फ इसी मद में तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपया इजाफी बोझ जो है वो उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो एक तरफ तो कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसके ऊपर मजीद टैक्स आएगा। इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अपनी सरमायाकारी कम कर देगा, जिसका मतलब ये है कि सरमायाकारी कम होती है तो नौकरियों की, मुलाजमतों की नई अपॉर्चुनिटीज खत्म होने लगेगी। और दूसरी तरफ ये है कि पिछले 2-2.5 सालों से पाकिस्तानियों की जो औसतन इनकम है वो गिरती चली जा रही है, लेकिन बिजली का बिल देख लीजिए, गैस का बिल देख लीजिए, बंदों की कीमत देख लीजिए, चीनी की कीमत देख लीजिए, तकरीबन 2 गुना बढ़ गए हैं। तो मैं अपने घर में जो मैंने 2.5 साल पहले बिजली का बिल दिया था वो मैंने निकाल के देखा, उसमें मुझे तकरीबन 11 रुपए का 1 यूनिट पड़ रहा है सारे टैक्सेस शामिल करने के बाद। जो पिछले हफ्ते मैंने बिल दिया है वो मुझे 28 रुपए का 1 यूनिट पड़ा। अच्छा, आप भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर में। डॉक्टर साहब, जब भी मौजूदा हुकूमत के किसी नुमाइंदे से, इकोनॉमिक टीम के, गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से बात करते हैं तो वो पूरा मलबा उस गुज़िश्ता हुकूमत पर डालते हैं। अब आप खुद बता रहे हैं और ये सब चीज़ें बिल्कुल सामने मौजूद हैं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 1 यूनिट हम 11 रुपए का लिया करते थे, अभी 28 रुपए कीमत हो गई है। तो ये वाकई उस हुकूमत की गलत पॉलिसीज थी या ये मौजूदा हुकूमत की जो इकोनॉमिक टीम है इसका फेलियर है? देखिए, अगर 2.5 से 3 साल आपकी हुकूमत को गुजर जाएं तो फिर भी आप ये चूरन बेचने की कोशिश करें कि जो पहली हुकूमत की सारा जो है बहुत उसकी वजह से आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अवाम उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होगी।
जो वो कहा जा रहा है उसमें कुछ हकीकत जरूर है, क्योंकि इस वक्त जो बिजली के शोबे में खसारे हैं वो तकरीबन 3 किस्म के बहुत बड़े वाले खसारे हैं। सबसे बड़ा खसारा तो चोरी का है, जिसको पीटीआई की हुकूमत भी रोकने में नाकामयाब रही है। उसके बाद फिर वसूली का प्रॉब्लम है कि 100 रुपए का अगर बिल भेजा जाता है तो हुकूमत सिर्फ 90 रुपए उसमें वसूली करती है, तो 10% वहां से आप समझिए कि चोरी हो जाती है। और फिर तीसरा जो उसका एलिमेंट है वो महंगी बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, और वो जाहिर बात है वो इस हुकूमत से नहीं किए, इस हुकूमत से पहली वाली हुकूमत ने किए हैं, उनका भी एक रोल जरूर बनता है। लेकिन जो चीजें हुकूमत कर सकती थी, या चोरी रोकने की कोशिशें करना या फिर वसूली का रेट जो है वो बढ़ाना, वो भी हुकूमत नहीं कर पाई। तो डॉक्टर साहब, ये तीनों तरह के खसारे ये कम कैसे किए जा सकते हैं बिजली महंगी किए बगैर? ये तो सबसे आसान ऑप्शन है कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो कि ये खसारे कम करने में मदद मिले और आवाम पर ही बोझ लाद दिया जाए। ये महंगी किए बगैर कैसे खसारे कम हो सकते हैं? देखिए, हमारी हुकूमत सोल्यूशन ढूंढ रही है सिर्फ एक ही सेंस में कि आप बिजली का टैरिफ बढ़ा दें, और सबक जो है वो साफ जाहिर है कि आप पिछले 2.5 सालों में 11 से 28 रुपए पे ले गए हैं, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अभी भी रोजाना का खसारा बिजली के शोबे के अंदर तकरीबन 1.5 अरब रुपए का रोजाना का खसारा हुकूमत कर रही है, 40 अरब रुपए का माहाना खसारा हुकूमत कर रही है, जबकि आपने देखा कि रेट 11 से 28 पे चला गया। तो अब तो सबक सीख जाना चाहिए कि रेट बढ़ाने के नतीजे में जो प्रॉब्लम्स हैं बिजली के शोबे के अंदर वो हल नहीं हो पाएंगे, हल कहीं और ढूंढना है, और हल ढूंढना है कि आपने चोरी किस तरह कम करनी। देखिए, कोई भी दुनिया का बिजनेस अगर वो 100 यूनिट बना रहा है, अगर वो 100 कारें प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से 25 कारें चोरी हो जाती हैं और 10 कारों की उसकी पेमेंट ही नहीं मिल पाती, तो ऐसा तो कोई भी बिजनेस जो है वो देर पा नहीं चल सकता इतना बड़ा नुकसान किए करने के बाद। तो जब तक चोरी की शरह नीचे नहीं लाएगी, कोई नया मॉडल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए बिजली के शोबे के अंदर। अभी हमारे पास मॉडल ये है कि जितनी भी बिजली पाकिस्तान में बनाई जाती है उसका जो खरीदार है वो सिर्फ एक ही है, और वो हुकूमत खुद है। तो यहाँ पे कोई मल्टीपल मॉडल जिसको कहते हैं कि इसको डीरेगुलेट करें और बहुत सारे मल्टीपल बायर जो हैं उनको मार्केट में लेके आए। अभी तक जो सोल्यूशन हुकूमत ढूंढ रही है वो सोल्यूशन नहीं है, वो मजीद मामला को खराब कर। सही। तो डॉक्टर साहब, जाहिर है ये बिजली का बिल तो हर इंसान को महीने में एक बार ही देना होता है, वो जैसे तैसे करके दे ही देता है, लेकिन ये जो फूड इन्फ्लेशन वाला मामला है, ये खाना तो रोज़ इंसान को कम से कम गरीब को 2 टाइम तो खाना है। अब ये इस इन्फ्लेशन से कैसे जान छूटेगी? ये खाने पीने की चीज़ों के रेट क्यों नहीं कम हो रहे? हुकूमत क्यों कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रही है? हुकूमत की रेट नहीं है, विल नहीं है, इंटेंशन नहीं है, इसमें कहाँ और क्या फेलियर है? आपने बिल और इंटेंशन का जिक्र किया, मुझे लगता है शायद बिल भी है, इंटेंशन भी है, लेकिन कैपेसिटी नहीं, पॉलिसी हमें नजर नहीं आ रही। पॉलिसी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए कि अगर चीनी के सेक्टर में हुकूमत कोई वाकई में पॉलिसी बनाना चाहे अवाम के फायदे में, तो वजीर आजम साहब को सिर्फ और सिर्फ 2 इक़दाम उठाने होंगे। अगर वजीर आजम साहब ये ऑर्डर कर दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी जिस मर्जी मुल्क से इंपोर्ट कर ली जाए, और जिसका दिल चाहता है जितनी चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान किसी सब्सिडी नहीं देगी, तो सिर्फ इन 2 अहकाम के नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी दस्तयाब हो जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर कभी भी 1 किलो की भी किल्लत नहीं होगी। तो पॉलिसीज तो एग्जिस्ट करती हैं, सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि हुकूमत का फोकस 100% जो है वो सियासी मैदान के ऊपर है, और माशी मुश्किलात से कम करने का कोई गौर नहीं किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है इस वक्त जो महंगाई मुल्क में है, अगर ये बढ़ती रही तो 2.5 साल बाद जब ये हुकूमत एक बार फिर आवाम के पास वोट मांगने जाएगी तो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएगी, और फिर क्या आवाम इन्हें अगली बार दोबारा इस कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब करेंगे? ये सवाल और इसका जवाब भी हुकूमत को ढूंढने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।